तो हमारे फिल्म की शुरुआत में हम बेलारूस में एक प्लेन में एक पैकेज को देखते हैं जिसमें कुछ जहरीले गैस एक सिलेंडर्स में थे जो कि गलत हाथों में थे और आईएमएफ एजेंट्स उसे एक्वायर करने में लगे हुए थे। बेंजी लूथर की मदद से प्लेन के कंट्रोल सिस्टम्स को हैक कर उसके हाइड्रोलिक्स, इंजन और इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने का ट्राई करता है ताकि प्लेन टेक ऑफ ना कर सके, लेकिन वे सब इंक्रिप्टेड होते हैं और प्लेन भी टेक ऑफ करने लगता है। तभी वहाँ ईथन हंट की एंट्री होती है और वो बेंजी को साइड के डोर को खोलने को बोलकर चलते प्लेन पर कूद जाता है। बेंजी डोर खोलने में देर लगाता है जिस वजह से ईथन को उड़ते हुए प्लेन से लटकना पड़ता है। एक फन फैक्ट कि इस सीन में किसी भी तरह की सीजीआई का यूज़ नहीं किया गया है। टॉम क्रूज ने एक रोप से खुद को सपोर्ट देते हुए खुद ही इस स्टंट को पुल ऑफ किया है। खैर, बेंजी फिर प्लेन के डोर को खोल देता है और ईथन प्लेन से उस पैकेज को लेकर फरार हो जाता है। फिर ईथन लंदन में एक बुक स्टोर में पहुंचता है जिसकी स्टोर कीपर भी आईएमएफ की एक स्लीपर सेल एजेंट होती है जो उसे पुराने ज़माने वाले कैसेट्स के थ्रू आईएमएफ का एक मैसेज देती है जिसे ईथन एक रूम में जाकर देखता है। उस मैसेज से ईथन को पता चलता है कि बेलारूस में प्लेन से बरामद किए गए हथियार एक मास टेररिस्ट अटैक के लिए थे और ये एक गुप्त आतंकवादी संगठन सिंडिकेट का काम हो सकता है जिसे तुम पिछले साल से ट्रैक कर रहे हो। आमतौर पर तुम्हें और तुम्हारी टीम को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में घुसकर उसे ख़त्म करने का मिशन मिलता है, लेकिन इस बार हमने तुम्हारे लिए ये काम आसान कर दिया है क्योंकि हम ही सिंडिकेट हैं। ईथन ये सुनते ही चौंक जाता है और उससे आगे पता चलता है कि ये मैसेज आईएमएफ के नए मिशन का ना होकर बल्कि सिंडिकेट की तरफ से एक वार्निंग है कि हमें रोकने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। इस मैसेज के ख़त्म होते ही उस रूम के एयर डक्ट्स के थ्रू धुआं निकलने लगता है। ईथन उस कमरे में बंद भी हो जाता है और दरवाजे के ग्लास से बाहर एक आदमी को देखता है जो स्टोर कीपर के सर पर गन ताने हुए था और उसे गोली भी मार देता है और ईथन कुछ नहीं कर पाता है और जहरीले धुएं के कारण बेहोश हो जाता है। फिर सीन यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट में शिफ्ट होता है जहां सीआईए के डायरेक्टर एलन हनली आईएमएफ पर एक इनसफिशिएंट और गद्दार ऑर्गेनाइजेशन होने का इल्ज़ाम लगाते हैं कि कैसे आईएमएफ ने अपने मिशंस के शुरुआती दिनों में सीआईए के हेडक्वार्टर से एजेंट्स की लिस्ट को चुराया, कैसे एक आतंकवादी को न्यूक्लियर लॉन्च कोर्स देकर दुनिया को खतरे में डाल दिया और कैसे आईएमएफ की वजह से आधा क्रेमलिन तबाह हो गया। और वो इन इल्ज़ामों के साथ ही साथ जज के सामने आईएमएफ को बंद कर देने का भी डिमांड करते हैं। आईएमएफ एजेंट विलियम ब्रांड आईएमएफ को डिफेंड कर रहा था, लेकिन सेनेट ये डिसाइड करती है कि आईएमएफ को बंद कर दिया जाए और अब से सीआईए ही आईएमएफ रिलेटेड ऑपरेशंस को संभालेगी। फिर ईथन होश से जागते ही सामने एक लड़की जिसका नाम इल्जा फाउस्ट था और कुछ आदमियों को देखता है। ये सब सिंडिकेट के ही मेंबर्स थे और ये ईथन को टॉर्चर करने वाले थे, लेकिन वो लड़की ईथन की मदद करती है और ईथन उस लड़की की मदद से वहाँ से भाग जाता है। ईथन अपनी जान बचाकर ब्रांड को सिंडिकेट और उस आदमी के बारे में बताने के लिए फ़ोन लगाता है जिस पे ब्रांड उसे बताता है कि आईएमएफ अब बंद हो चुका है और हमारे सारे एसेट्स और ऑपरेशंस अब सीआईए के अंडर हैं और तुम्हें पकड़ने के ऑर्डर्स भी मिले हैं। ये सुनते ही ईथन ब्रांड से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई और मैं लंदन में गायब हो गया, कोई पूछे तो यही बताना। और फिर ईथन फ़ोन रख देता है और उस आदमी को पकड़ने में लग जाता है जिसने कैसेट्स के शॉप में उस लड़की को मारा था। ईथन को अपनी रिसर्च से पता चलता है कि सिंडिकेट में सभी वे लोग हैं जो कभी किसी सीक्रेट एजेंसी के मेंबर्स थे और वे या तो डेड या मिसिंग हैं। फिर ईथन हेडक्वार्टर से बेंजी की मदद लेता है और उसे ओपेरा के टिकट्स भेज ऑस्ट्रिया बुलाता है, जहां ईथन को भरोसा था कि उस ओपेरा में वो आदमी भी ज़रूर आएगा, कि उसकी मदद से वो उस आदमी पर एक ट्रैकर लगा देगा और उसका फॉलो करेगा। और बेंजी प्लान के मुताबिक सीसीटीवी कैमरेस का एक्सेस लेकर ईथन द्वारा दिए गए स्केच से भीड़ में से उस आदमी को खोजने लगता है। बेंजी सीसीटीवी में सर्च करते वक्त एक दूसरे आदमी को देखता है जो सस्पिशियस था और ईथन को उसके पीछे जाने को बोलता है। ईथन उसका पीछा करता है और पीछा करते वक्त उसे इल्जा भी दिखती है जो वहाँ ऑस्ट्रिया के चांसलर को मारने आई थी और वो आदमी इल्जा को मारने आया हुआ था इन केस अगर वो चांसलर को ना मारे। ईथन उस आदमी से भिड़ंत में लग जाता है और वहीं बेंजी लाइटिंग रूम में एक और आदमी को सिक्योरिटी गार्ड के भेस में देखता है जो चांसलर पे गन ताने हुआ था। ईथन उस आदमी को मारकर उसे गन को ग्रैब कर चांसलर के शोल्डर में शूट कर देता है जिससे वो इल्जा और सिक्योरिटी गार्ड के भेस वाले आदमी के हाथों मरने से बच जाता है और इल्जा वहाँ से भागने लगती है और ईथन भी उसका पीछा कर इस एस्केप में उसकी मदद करता है। वे जैसे ही ओपेरा हाउस से बाहर आते हैं उनके सामने ही चांसलर की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वे मारे जाते हैं। वहीं बेंजी तुरंत उनको कार में भगाकर लेने आ जाता है और ईथन और इल्जा कार में बैठ जाते हैं। ईथन इल्जा की तलाशी लेता है और एक लिपस्टिक के शेड को अपने पास भी रख लेता है और बताता है कि मैंने तुम्हें पहली बार में ही पहचान लिया था, तुम ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 के लिए काम करती हो ना।
ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो तुम चांसलर को मारने चली थी? तो इल्जा बताती है कि मेरा इरादा सिर्फ उन्हें घायल करने का था, ताकि मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाते वक्त बचा लूं और उन 2 आदमियों का मुझसे शक खत्म हो जाए। तो ईथन पूछता है कि वे सिंडिकेट के आदमी थे, जिस पे इल्जा कहती है कि हाँ, एक चांसलर को मारने के लिए और एक मुझे, इन केस मैं उन्हें धोखा दूं तो। और वो कार बॉम्ब बैकअप था एंड ये मिशन उनका ट्रस्ट वापस गेन करने के लिए था, जो मैंने पिछली बार तुम्हारी जान बचाते वक्त गवा दिया था। तो ईथन इल्जा को स्केच दिखाकर पूछता है कि कौन है ये? तो इल्जा कहती है कि हम दोनों ही सिंडिकेट को ख़त्म करना चाहते हैं और तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी एक कार उनका पीछा करने लगती है और इल्जा ईथन की कार से कूद जाती है ताकि फॉलोअर्स को ऐसा लगे कि वो कार से फेंकी गई है। ईथन और बेंजी ऑस्ट्रिया के सीक्रेट IMF बेस पर पहुंचते हैं, जहाँ ईथन बेंजी को पासपोर्ट्स, न्यू आइडेंटिटी और कुछ सामान देकर वहां से जाने को बोलता है, जिसे बेंजी तुरंत मना कर देता है और वो ईथन की मदद करने का जिद करता है। फिर ईथन उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिनमें ओपेरा में दिखे 2 शूटर्स भी थे और ईथन बताता है कि ये सारे अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट्स हैं, जो या तो मिसिंग हैं या मरे हुए मान लिए गए हैं, और ये सभी सिंडिकेट के मेंबर्स हैं। और इन सब का लीडर है ये आदमी, जो जहाँ भी जाता है अपने साथ बर्बादी और धमाके लाता है, जिससे कई लोगों की जान जाती है, बिल्कुल एक एंटी IMF की तरह। और हनली के IMF को बंद कर देने के बाद से सिंडिकेट और भी बढ़ते जा रहा है और इसे रोकने के लिए हमें इस आदमी तक पहुंचना ही होगा। तो बेंजी कहता है कि अब हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, जिस पे ईथन बोलता है कि इल्जा के थ्रू। उसने कहा था कि हमारे पास उसे खोजने के लिए सब कुछ है। और वो उस लिपस्टिक में से एक पेन ड्राइव निकालता है जिसे ईथन ने इल्जा से लिया था। उधर इल्जा उसी आदमी के पास जाती है जो सिंडिकेट का हेड है और उसका नाम था सोलोमन लेन, और उससे कहती है कि तुमने मुझे मेरा काम ठीक से करने नहीं दिया। अगर आज तुम ओपेरा में 2 आदमियों को बंदूक ताने मेरे पीछे नहीं रखते तो मैं तुम्हारा काम कर देती। जिस पे वो कहता है कि तुमने ईथन हंट को 2 बार बच के जाने दिया। तो इल्जा कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मुझे मार दो। तो लेन उसकी तरह बंदूक चलाकर अपने ही आदमी को मार देता है और पूछता है कि ईथन मेरे बारे में क्या जानता है। तो इल्जा बताती है कि उसे मोरक्को के पावर प्लांट के बारे में पता है। तो लेन बोलता है कि ढूंढो उसे, और इल्जा कहती है कि वो खुद ही मुझे ढूंढेगा, मैंने सुराग छोड़ दिया है। उधर बेंजी और ईथन को उस पेनड्राइव से मोरक्को में स्थित एक ऑफलाइन सिक्योर कंप्यूटर फैसिलिटी, एक स्किफ के बारे में पता चलता है, जिसे बाहर से हैक करना इम्पॉसिबल था, और ये एक तरह का डिजिटल सेफ होता है। और ईथन और बेंजी उस पेनड्राइव से इल्जा का पता लगाकर मोरक्को पहुंच जाते हैं, जहां एक रिजॉर्ट में उनकी मुलाकात इल्जा से होती है, जो पानी में कुछ देर सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही थी। उधर ब्रांड ईथन को CIA से पहले खोजने के लिए लूथर को अपने साथ जोड़ लेता है ताकि CIA उसे खोजकर मार ना दे। ईथन इल्जा से पूछता है कि कौन है ये आदमी, जिस पे इल्जा बताती है कि इसका नाम सोलोमन लेन है। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 का फॉर्मर मेंबर है और इसी ने सिंडिकेट बनाया है। जिस पे बेंजी पूछता है कि अगर MI6 को सिंडिकेट के बारे में पता है तो उन्होंने CIA को इसकी खबर क्यों नहीं दी। तो ईथन बताता है कि क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि सिंडिकेट की शुरुआत उन्हीं के फॉर्मर एजेंट ने की है। इल्जा बताती है कि मुझे खुफिया तरीके से लेन का भरोसा जीतने और उसके सिंडिकेट के मेंबर्स का पता लगाने के लिए भेजा गया है, और पूरे 2 साल बाद मुझे एक लीड मिली है। लेन के पास एक डिजिटल लिस्ट है जिसमें उसके आदमियों की पहचान, उसके आतंकी कामकाज और सिंडिकेट के फंडिंग की सारी डिटेल्स है, और उसके किसी एजेंट ने उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से वो लिस्ट चुरा लिया और उसे एक सेफ कंप्यूटर फैसिलिटी में रख दिया। और लेन उससे पहले कि उसे वो जानकारी निकाल पाता, वो आदमी मर गया, जिससे लेन अब एक सीरियस प्रॉब्लम में है। जिस पे ईथन कहता है कि मतलब लेन के बर्बादी की चाबी एक कंप्यूटर फैसिलिटी में इंतजार कर रही है। तो बेंजी पूछता है कि उसने अभी तक किसी को वो लिस्ट लेने के लिए क्यों नहीं भेजा। जिस पे इल्जा बोलती है कि भेजा है ना मुझे, और ये काम बिल्कुल नामुमकिन है। जिस पे ईथन भाई साहब एक स्माइल देते हैं। इस आदमी ने CIA के हेडक्वार्टर्स में चोरी की है, दुनिया को एक बड़े न्यूक्लियर अटैक से बचाया है और तमाम खतरों को गलत हाथों में जाने से रोका है, तो इसके लिए आखिर क्या ही इम्पॉसिबल है। खैर, इल्जा आगे की सारी डिटेल्स बताती है कि वो फैसिलिटी एक पावर प्लांट के नीचे छुपी हुई है जिसपे फौज का पहरा है, और लिस्ट डाउनलोड करने के लिए हमें सेंट्रल कंप्यूटर टर्मिनल में पहुंचना होगा। टर्मिनल तक पहुंचने के लिए मेन गेट पे ID और लिफ्ट पे फिंगरप्रिंट पास कराकर टोटल 3 लॉक्स को खोलना होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। तीनों लॉक्स को खोलने के बाद टर्मिनल तक पहुंचने के लिए हमें गेट एनालिसिस से गुजरना होगा। गेट एनालिसिस एक फुल बॉडी स्कैन होता है जो रजिस्टर्ड लोगों के चलने के तरीके, उनके एक्सप्रेशंस और हाव भाव को स्कैन करता है, और अगर इससे पार होने वाला सिस्टम रजिस्टर्ड नहीं है और ये स्कैन फेल हुआ तो तुरंत वो आदमी पकड़ा जाता है। तो किसी तरह का मास्क तुम्हें बचा नहीं सकता।
कुछ भी कर लो, तुम उस टर्मिनल में तभी घुस सकते हो जब तुम्हारा पूरा प्रोफाइल सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड हो, और वो सारा सिक्योरिटी डेटा टर्मिनल के नीचे स्थित इन ऑफलाइन ड्राइव्स एक स्किफ में स्टोर किया जाता है, एक ठंडे टैंक में जो कि पानी के नीचे है। तो उस लिस्ट को लाने के लिए हम में से किसी एक को इस टैंक में जाना होगा और सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को चेंज करना होगा, ताकि दूसरा आदमी गेट एनालिसिस को पार कर टर्मिनल रूम में जा सके। एंड दैट्स द ओनली वे टू गेट द लिस्ट। लेकिन उस टैंक तक पहुंचना भी आसान नहीं है। असल में समुंदर से नमक निकाला हुआ पानी पावर प्लांट की इस जगह से स्किफ के अंदर आता है, और सिस्टम इस तरह से डिज़ाइंड है कि एक भी मेटल उसके अंदर नहीं जा सकता है। तो बेंजी पूछता है कि इस वाटर इनटेक से स्किफ तक स्विम करने में और सिक्योरिटी प्रोफाइल को चेंज करने में कितना टाइम लगेगा। तो इल्ज़ा बताती है कि अप्रॉक्स 3 मिनट, जिस पे बेंजी रिप्लाई देता है कि बस ये तो काफ़ी आसान है। ईथन को बस 3 मिनट तक अपनी सांस रोकनी होगी, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को चेंज करना होगा ताकि मैं गेट एनालिसिस को पार कर वो लिस्ट ले आऊँ, और इस सर्विस हैच को यूज़ करके बाहर आ जाना है। ये तो मुझे इम्पॉसिबल नहीं लगता। खैर, उधर ब्रांड और लूथर ईथन को खोजने में लगे हुए थे, और लूथर कहता है कि अगर हमने इसे खोज लिया तो समझो ईथन भी मिल जाएगा। और लूथर इतने में ही इल्ज़ा को ट्रैक भी कर लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इल्ज़ा MI6 से सस्पेंड की गई हुई एजेंट है और वो ईथन के लिए खतरा भी हो सकती है। उधर इल्ज़ा और ईथन स्किफ तक पहुंचने वाले वाटर इनटेक तक पहुंच जाते हैं, और बेंजी भी पावर प्लांट के अंदर आ जाता है। ईथन लंबी लंबी सांसें भरकर जंप के लिए रेडी हो रहा होता है। इल्ज़ा उसके ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक कर रही होती है, और बेंजी एलिवेटर से नीचे सेंट्रल कंप्यूटर टर्मिनल तक जा रहा होता है, और वो ईथन को बताता है कि सिक्योरिटी प्रोफाइल स्लॉट नंबर 108 में है, और अगर तुमने 3 मिनट में उन्हें चेंज नहीं किया तो मैं मोरक्को की जेल में पटक दिया जाऊंगा। तो ईथन टाइमर लगाते ही लंबी सांस भर के स्किफ के इनटेक में कूद जाता है। वो पानी के फ्लो से नीचे स्किफ तक पहुंच जाता है, और इल्ज़ा कुछ ही देर में कूलिंग सिस्टम को रिबूट कर पानी फ्लो को बंद कर देती है ताकि ईथन अपना काम कर पाए। ईथन स्किफ में पहुंचकर अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वाटर फ्लो के दोबारा चालू हो जाने से उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स उसके हाथ से गिर जाते हैं, और पानी के तेज़ बहाव से वो उन्हें उठा भी नहीं पाता है, और ऑक्सीजन के भी कम होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। उधर बेंजी भी तीनों लॉकर्स को एक एक करके खोलकर गेट एनालिसिस पे पहुंचने वाला था। ईथन किसी तरह से उन सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को उठाता है और स्लॉट नंबर 108 में लगा देता है, जिससे बेंजी इजीली गेट एनालिसिस को पार कर सेंट्रल कंप्यूटर टर्मिनल में पहुंच जाता है, और वो लिस्ट को डाउनलोड करने लगता है। ईथन भी उधर सिक्योरिटी हैच को खोलकर स्किफ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है, और तभी इल्ज़ा वहां आकर उसे बचा लेती है और बाहर ले आती है। वे सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और ईथन को होश में लाते हैं, और ईथन और बेंजी लेन की बर्बादी की चाबी मिल जाने पर खुश हो रहे थे, पर तभी इल्ज़ा उन्हें डबल क्रॉस कर देती है। वो उस लिस्ट को लेकर वहाँ से भाग जाती है, और आगे चल के उसे लेन के आदमी भी मिल जाते हैं जिनके साथ वो वहाँ से भागने के लिए रेडी थी, पर वो उन्हें भी धोखा दे देती है और अकेले ही लिस्ट को लेकर एक स्पोर्ट्स बाइक में भाग निकलती है। ईथन और बेंजी अपनी कार में इल्ज़ा का पीछा करते हैं, और लेन के आदमी भी अपनी अपनी बाइक में उसे चेस करते हैं, और ब्रांड और लूथर भी ईथन को इसी दौरान खोज लेते हैं। ईथन रास्ते में लेन के आदमियों में से एक की बाइक लेकर इल्ज़ा का पीछा करता है, और हमें यहाँ एक ज़बरदस्त बाइक चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है। लेकिन इन द एंड इल्ज़ा ईथन को चकमा देकर लिस्ट लेकर फरार हो जाती है। वे सब थक कर एक जगह बैठते हैं, और ईथन बेंजी से कहता है कि मुझे उम्मीद है तुमने उस लिस्ट की कॉपी बना ली होगी। इस पे बेंजी कहता है ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। और ईथन और सभी IMF एजेंट्स आगे के काम में लग जाते हैं। इल्ज़ा लंदन में एक आदमी से मिलती है जिसका नाम एटली था, और वो MI6 में इल्ज़ा का सुपरवाइज़र था। इल्ज़ा उसे वो लिस्ट देती है और बताती है कि इसमें सिंडिकेट के बारे में सब कुछ है जो तुम जानना चाहते हो, और ये लिस्ट के बदले मुझे MI6 में वापस लेने का सौदा था, तो मैंने अपना काम पूरा किया। लेकिन वो आदमी ऐसा करने से मना कर देता है, और वो इल्ज़ा से कहता है कि अगर तुम्हें फिर से ब्रिटिश इंटेलिजेंस का हिस्सा बनना है तो तुम्हें लेन के सिंडिकेट का हिस्सा फिर से बनना होगा, और ये प्रूफ लेकर आना होगा कि ये लिस्ट असली है। हो सकता है कि ये लिस्ट नकली हो और ये सारी चोरी लेन की ही चाल हो। हम तुम्हें अपना नहीं मानते, जिसका मतलब इस वक्त तुम किसी देश की नहीं हो, और अगर तुम्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी, अपनी आइडेंटिटी वापस चाहिए तो लेन की असलियत का पता लगाओ। ये सुनकर निराश होकर और वो पेनड्राइव से भरे लिस्ट को लेकर वहाँ से चले जाती है। उधर लूथर उस कॉपीड पेनड्राइव से वो लिस्ट को ओपन करने का ट्राई करता है, लेकिन वो ओपन नहीं होता है क्योंकि वो पेनड्राइव एक रेड बॉक्स था, जिसका मतलब था कि उसे खोलने के लिए एक खास आदमी के फिंगरप्रिंट, रेटिनल स्कैन और वॉइस स्कैन की ज़रूरत थी।
और वो खास आदमी खुद ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। तो सभी समझ जाते हैं कि लेन अब प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करने वाला है इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। और टेक्निकली उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि सिंडिकेट एग्जिस्ट भी करता है जो वो CIA को दे सके। ब्रांड MI6 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी के लिए इन्फॉर्म करने वाला होता है, लेकिन ईथन उसे रोक देता है और कहता है कि हो सकता है लेन हमसे ऐसा ही चाहता हो, हमें PM तक उससे पहले पहुंचना होगा। और इसके लिए वो लोग इल्जा को ट्रैक करते हैं। इल्जा लेन के पास वो लिस्ट को देने जाती है और लेन इल्जा की असलियत जान रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे एक और मौका देता है और अपने साथ जुड़ने को कहता है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो पेन ड्राइव खाली है, जिसे जान इल्जा भी शॉक हो जाती है और लेन उस पर आग बबूला हो जाता है और ईथन को पकड़ने को बोलता है। इल्जा जानती थी कि ईथन उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होगा और ठीक ऐसा ही था। इल्जा को एक पब्लिक प्लेस पर ईथन और उसकी टीम खोज लेती है और ईथन उससे कहता है कि मुझे सब पता है कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया, लेकिन तब भी उन्होंने तुम्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस में वापस नहीं लिया तुम्हारे लिस्ट देने के बावजूद। जिस पे इल्जा कहती है कि तुम्हें मालूम था कि वो पेन ड्राइव खाली है, पर ऐसा नहीं था। वो पेन ड्राइव बिल्कुल ओरिजिनल थी, पर एटली ने इल्जा से मिलते वक्त उसे डिलीट कर दिया था ताकि इल्जा वो पेन ड्राइव लेन को देने जाए और लेन उसे मार दे। इल्जा ईथन से कहता है कि लेन ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा है ना, क्या है वो। इस पे इल्जा उसे एक फ़ोन दे देती है और उसमें ईथन देखता है कि बेंजी को किडनैप कर लिया गया है और ये वीडियो नीचे के पार्किंग लॉट से लाइव था, जहां ब्रांड और ईथन लूथर को इल्जा पे नज़र रखने को बोलकर पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक बेंजी को लेके लेन के आदमी वहां से जा चुके थे और इल्जा भी लूथर के नज़र के सामने से फरार हो जाती है। ईथन को उस फ़ोन में लेन का कॉल आता है जो उससे बेंजी की जान के बदले मिडनाइट तक अनलॉक पेन ड्राइव की डिमांड करता है और ईथन को इस काम के लिए बिना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ जाता है। और इसका मतलब था कि अब उन्हें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करना होगा। ब्रांड CIA डायरेक्टर हनली के पास फ़ोन लगाता है और उसे भी लंदन बुला लेता है, क्योंकि वो भी ईथन के प्लान का ही हिस्सा था। लेकिन हनली तो ईथन को पकड़ने के इरादे से लंदन आ रहा था। उसी रात लंदन में एक ऑक्शन में प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब आए हुए थे और वहाँ एटली भी आया हुआ था। हनली एटली के पास जाता है और बता देता है कि PM की जान खतरे में है और खतरा ईथन हंट से है, और इस कारण एटली PM को इन्फॉर्म कर अपने पास बुला लेता है। PM उससे पूछते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो वो सब PM को सब कुछ बताते हैं कि ईथन हंट एक बंद हो चुकी यूनिट IMF का मेंबर था और एक काल्पनिक संस्था के पीछे पड़ा हुआ है और उसके पास एक रेड बॉक्स है जिसमें सिंडिकेट के सारे डिटेल्स हैं जिसे सिर्फ आप खोल सकते हैं। PM सिंडिकेट शब्द सुनते ही चौंक जाते हैं और एटली से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि सिंडिकेट बस एक एक्सपेरिमेंट है, जिस पे एटली घबरा सा जाता है। PM फर्दर बताते हैं कि सिंडिकेट एटली की दिमागी काल्पनिक उपज थी कि दूसरे देशों से एजेंट्स इकट्ठा करो और उन्हें न्यू ID देकर देश विदेश में हमारे सभी दुश्मनों का खात्मा करो, और इसका बजट मेरे द्वारा सप्लाई होगा जो एक वर्चुअल रेड बॉक्स में स्टोर्ड होगा, और ये मुझे जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बना देता बिना किसी जवाबदेही के। और मैंने इसे पूरी तरह से मना कर दिया था और मुझे ये आश्वासन भी दिया गया था कि इस प्लान पर आगे कभी काम नहीं किया जाएगा। जिस पे एटली PM को सच बोलने वाली बेहोशी का डांट मार देता है और हमें पता चलता है कि एटली की शक्ल लेकर असल में ईथन हंट खुद था, जिसे पहले से ही एटली की असलियत का अंदाज़ा था। ईथन ब्रांड की मदद से PM के थ्रू उस पेन ड्राइव को खोलता है और उन्हें सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। उस पेन ड्राइव में सिंडिकेट की सारी जानकारी के साथ साथ 2.4 बिलियन यूरोस भी थे, जिससे सिंडिकेट दशकों तक चलाया जा सकता था। इतने में वहाँ असली एटली भी आ जाता है और ईथन के द्वारा डांट से वो भी बेहोश कर दिया जाता है और वो एटली से कहता है कि हमें पता है कि सिंडिकेट तुमने ही बनाया है और लेन ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम अब इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए जब तुम्हें वो पेन ड्राइव मिली तो तुमने उसे इरेज कर दिया और इल्जा फाउस्ट को फंसा दिया। इस पे एटली कहता है कि हाँ ये सच है। इस पे हनली को भी रियलाइज़ हो जाता है कि ईथन शुरुआत से सही था। ईथन और ब्रांड हनली को इन डार्ट्स का एंटीडोट दे देते हैं और कहते हैं कि जब PM को सिंडिकेट के बारे में पता चला तो एटली ने उन पर हमला किया, जिस पे PM खुद भी बोलता है कि हाँ ये सच है और तभी आपने PM की जान बचा ली। जिस पे PM कहता है कि सच में बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे हनली को ईथन और ब्रांड का प्लान समझ आ जाता है और उन पर भरोसा हो जाता है। ईथन बाहर आकर लेन से मीटिंग का पता पूछ उसे एक पब्लिक प्लेस पर मिलता है जिसे चारों ओर से लेन के आदमियों ने घेर रखा था और वहाँ इल्जा और बेंजी भी थे, लेकिन बेंजी के साथ एक बॉम्ब भी अटैच था और इल्जा को लेन के पेन ड्राइव मिलते ही बेंजी और ईथन को मारने के ऑर्डर्स मिले हुए थे और उसके ऐसा ना करने पर आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे। तो बेंजी के थ्रू लेन ईथन से कहता है कि ह्यूमन नेचर मेरा सबसे पसंदीदा हथियार है
मुझे पहले से ही यकीन था कि इल्जा तुम्हें कई बार बचाएगी और आखिरी में धोखा देकर एटली के पास जरूर जाएगी और उस दिन उस लड़की को मारने के बाद तुम मेरे पीछे जरूर आओगे और किसी तरह तुम दोनों मेरी चीज़ लेकर यहाँ तक जरूर पहुँचोगे। जिसपे ईथन कहता है कि मुझे भी तुम पर पूरा यकीन था लेन, लेकिन अब तुम्हारे और आतंक फैलाने से पहले मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूँगा। लेन पूछता है कि वो पेन ड्राइव कहाँ है, जिसपे ईथन बेंजी के बदले उसे एक बैंक डिटेल्स देकर $50 मिलियन ऑफर करता है और वो डिटेल्स लेजिट थे और लेन को $50 मिलियन मिल भी जाते हैं। तो लेन फिर से पूछता है कि वो पेन ड्राइव कहाँ है, तो ईथन कहता है कि ये पैसे जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो तो बस एक नमूना है, असली पेन ड्राइव मैं ही हूँ। मैंने सारे 2.4 बिलियन यूरोस की डिटेल्स रख लिए हैं और अगर ये बॉम्ब फट गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और पैसों के बिना तुम कुछ नहीं हो। इन शॉर्ट मेरे बिना भी तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ कि मैं पूरे डिटेल्स कैसे रट सकता हूँ। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बेंजी को जाने दो। जिससे लेन को मजबूरन बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना पड़ जाता है और वो अपने आदमियों को कह देता है कि उन सबको ले आओ। तो ईथन इल्जा से खुद पर गन पॉइंट करवा लेता है और कहता है कि अब ये सब खत्म करने का एक ही रास्ता है कि तुम और मैं आमने सामने, बिना शीशे के दीवार के। तुम्हें अगर अपने पैसे चाहिए तो मुझे मार कर निकलवा लेना, लेकिन बेंजी को जाने दो। इस पे लेन कोर्स बोलकर बेंजी को बॉम्ब से फ्री कर देता है और ईथन बेंजी को ब्रैंड और लूथर के पास भेज देता है। लेन के आदमी इल्जा और ईथन को पकड़ने के लिए आगे ही बढ़ते हैं कि वो दोनों सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों भागकर आगे बढ़ते हैं और लेन भी ईथन का पीछा करने लगता है और वो पीछा करते करते और ईथन को पकड़ने के लिए डेस्परेट होकर उसकी ट्रैप में फंस जाता है। लेन पूरी तरह से हेल्पलेस था, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसा उसने शुरुआत में ईथन के साथ किया था। और फाइनली IMF सिंडिकेट के लीडर को पकड़ लेती है। ईथन इल्जा को गुड बाय कहकर विदा ले लेता है और वो खुद को ढूंढने का हिंट देकर वहाँ से चले जाती है और वे सब सोलोमन लेन को लेकर CIA हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं। CIA के डायरेक्टर हमली, जिसने कुछ समय पहले ही IMF को बंद करवाया था, खुद सेनेट के सामने IMF को रीस्टैब्लिश करने की डिमांड करता है और वो खुद भी IMF का सेक्रेटरी बन जाता है। और ये फिल्म और ईथन हंट का एक और इम्पॉसिबल मिशन खत्म